नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर गोपाल और अन्य लोग भी समझ गए। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से लोग आ चुके हैं। वे शायद हमें मारना चाहते हैं। हम यूं ही आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। मीरा ने सुना, ज्यादा लोग नहीं लग रहे, 3-4 ही काफी है। मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। पिछले 3 महीनों से भाई गगन स्टार क्रिस्टल की आपूर्ति कर रहे हैं और हम सबने काफी प्रगति की है। मुझे लगता है कि जब तक नेहा कोई कदम नहीं उठाते, हम लड़ सकते हैं। चेतन खड़ी हो गई। छोड़ो ये सब। जब वे दस्तक दे ही चुके हैं तो हम उदासीन कैसे रह सकते हैं। आज उन्हें हमारी साधना के परिणाम देखने दो। वे चारों बाहर निकल आए। जैसे ही वे पेड़ के खोखले तने से बाहर निकले, उन्होंने चारों विरोधियों को अपनी ओर आते देखा। एक नजर डालने के बाद गोपाल और अन्य लोगों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि नेहा उन चारों में नहीं था, बल्कि समीर था। चूंकि नेहा वहां मौजूद नहीं था, इसलिए इस लड़ाई में वास्तव में जीतने का मौका था। गोपाल और अन्य लोगों को बाहर आते देख हुआ सुदेश और उसके तीनों साथी भी रुक गए। हा, चूहे अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग अभी भी जिंदा होगे। चेतन ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब तुम बूढ़े लोग अभी तक मरे नहीं हो तो हम कैसे जिंदा नहीं रह सकते। सुदेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चेतन, एक पराजित शत्रु। तुम मुझसे 2 बार नहीं, 3 बार हार चुके हो। पहली बार तब जब तुम्हारे उत्तर पश्चिमी सैन्य मार्शल आर्ट ने विद्रोह किया था, और दूसरी और तीसरी बार तब जब तुमने लक्ष्य के साथ हमें चुनौती दी थी। मैंने कई बार तुम्हारी जान बख्शी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी लापरवाही से मुझ पर चिल्लाने की। तो क्या हुआ अगर 3 बार? 3 बार मत कहो, चाहे 30 बार हो या 300 बार, जब तक मैं चेतन यहां खड़ी हूं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगी। मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है। चेतन को इतना अडिग देखकर सुदेश तुरंत क्रोधित हो गया। तुम मौत को दावत दे रही हो, तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। रुको, गोपाल ने हाथ उठाया। लड़ाई के लिए भी कोई कारण होना चाहिए। हम यहां शांतिपूर्वक साधना कर रहे हैं, कभी किसी को परेशान नहीं किया। तुम हमें क्यों परेशान करने आए हो? समीर, जब से तुमने मधुमक्खी पालन का जिम्मा संभाला है, यहां इतनी अराजकता क्यों फैल गई है? नियम। हा, भोलापन। नियम कौन बनाता है? ताकतवर लोग बनाते हैं। पहले तो मैं स्वाभाविक रूप से उनका पालन करता था, लेकिन क्या तुम समझते नहीं? तुम्हारा अस्तित्व तारा फल के वृक्ष में सबसे ताकतवर को प्रभावित करता है, इसलिए तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। समीर ने उनकी ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, दरअसल आपके साथ कुछ हद तक अन्याय हुआ है। इस मामले का आपसे मूल रूप से कोई लेना देना नहीं था। गलती तो ये थी कि आपने लक्ष्य के साथ दखल देने पर जोर दिया। अब आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजा शाह ने अपने हाथ में तलवार उठाई। तो हमें आज ही लड़ना होगा। आप चाहें तो लड़ाई न करें, बशर्ते आप चारों आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दें। मैं, समीर, आपकी जान बख्शने और आपको तारा फल के पेड़ से निकलने के लिए चबूतरे तक पहुंचाने का आश्वासन दे सकता हूं। जीने का यही आपका एकमात्र मौका है। हा, तुम सचमुच दिन दहाड़े सपने देख रहे हो? तो फिर ये बकवास बंद करो। चलो इसे अपने हाथों से सुलझाते हैं। चेतन की चीख से सो रहे मार्शल आर्टिस्ट चौंक गए। कई लोग अपने पेड़ों के खोखले तनों से बाहर आए और चारों देवताओं और समीर को लक्ष्य की टीम पर हमला करने के लिए तैयार देखकर उनमें से कई को कुछ कुछ समझ में आया। ये कहना गलत नहीं होगा कि समीर और चारों देवता दोनों ही मंडली में लोकप्रिय नहीं थे।
पश्चिम में तारा क्रिस्टल पर उनका लगभग एकाधिकार था, जिसके कारण अन्य मार्शल आर्टिस्टों की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। फिर भी हर कोई उनकी शक्ति से भयभीत था और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब उन्हें लक्ष्य की टीम को खत्म करने के कगार पर देखकर ये मार्शल आर्टिस्ट एक साझा दुर्भाग्य की भावना से भर गए और किनारे से ठंडेपन से देखते रहे। आक्रमण करना। समीर और उसके 3 साथियों ने एक साथ हमला किया और तीनों ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढ निकाला। अखाड़े की लड़ाई की तरह सुदेश ने चेतन को पाया, चंद्रा ने गोपाल को पाया, अरविंद ने किंगशा को पाया और समीर ने मीरा का सामना किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बातचीत शुरू की, उन चारों को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये लोग पेड़ के खोखले तने में कुछ महीने रहने के बाद इतना बेहतर कैसे हो गए? सुदेश और चंद्रा दोनों 6 गुना संपीड़न स्तर पर थे और अभी तक 7 गुना संपीड़न स्तर तक नहीं पहुंचे थे, जबकि गोपाल और चेतन 5 गुना संपीड़न स्तर पर थे। शक्ति में केवल 1 गुना अंतर होने के कारण उनके बीच का अंतर नगण्य था। हालांकि योग्यता के संदर्भ में सुदेश और चंद्रा की तुलना गोपाल और चेतन से नहीं की जा सकती। दोनों ही अपने अपने मूल शहरों में असाधारण व्यक्तित्व थे, ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देने में सक्षम थे। इस समय उनके स्तर में ज्यादा अंतर नहीं था और सुदेश और चंद्रा ही उनके बीच की उच्च स्तरीय चुनौती के सटीक लक्ष्य थे। लगभग समान शक्ति के साथ गोपाल और चेतन युद्ध भावना से परिपूर्ण थे। उन्होंने मूसलाधार हमले की तरह हमला किया, जिसने ऑरा के मामले में सुदेश और चंद्रा को पूरी तरह से दबा दिया। इस क्षण गोपाल और चेतन को एहसास हुआ कि लक्ष्य ने उस समय सुदेश और अन्य लोगों से लड़ने के लिए जो आग्रह किया था, वो कितना महत्वपूर्ण था। उसी क्षण से उन्होंने चारों देवताओं का भय पूरी तरह से त्याग दिया। ये महज एक युद्ध था, इसमें डरने की क्या बात थी? सुदेश और उसके साथियों ने शुरू में गोपाल और चेतन पर जवाबी हमला करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ ही दौर के बाद वे वास्तव में दोनों के हिंसक हमलों से दब गए और धीरे धीरे नुकसान में चले गए। उनकी लड़ाई जितनी लंबी खिंचती गई, उतनी ही कठिन होती गई। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उनकी तरफ से देखें तो किंगशा और अरविंद आश्चर्यजनक रूप से बराबरी के मुकाबले में थे। एक मेंटलिस्ट होने के अपने फायदे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शिकारी बाज की तरह हवा में चक्कर लगाया और अरविंद को थका दिया। और मीरा का प्रदर्शन भी आश्चर्यजनक था। अपनी लंबी तलवार चलाते हुए उसकी चालें लोमड़ी की तरह फुर्तीली थी। कई महीनों का संचित बल फूट पड़ा, जिसने वास्तव में समीर को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आसपास के मार्शल आर्टिस्ट भी इस क्षण स्तब्ध रह गए। लक्ष्य की टीम इतनी शक्तिशाली कब हो गई कि वह चारों देवताओं को भी पराजित कर सके? हालांकि नेहा उपस्थित नहीं थे, लेकिन समीर भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने कोर एनर्जी की 4 परतों को संपीड़ित किया था। फिर भी वो मीरा का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ देर तक लड़ाई जारी रहने के बाद अंततः पहला व्यक्ति पीछे हट गया। ब्रेक थ्रू खोलने वाला पहला व्यक्ति न तो गोपाल था और न ही राजा शाह, बल्कि मीरा था। मीरा ने बिजली की तेजी से तलवार चलाई और समीर के पेट के निचले हिस्से में वार कर दिया। अपनी लंबी तलवार के एक झटके से अगर समीर फुर्ती से बच न जाता तो वो वार उसके पेट को चीर देता। इसके बावजूद समीर के पेट पर एक गहरा घाव दिखाई दिया और वो दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। मीरा के सफल हमले ने सुदेश और अन्य लोगों को भयभीत कर दिया। वे पहले से ही घाटे में थे और यदि मीरा राजा शाह के साथ मिलकर हमला करता तो अरविंद की निश्चित रूप से हार हो जाती। एक बार जब अरविंद हार जाएगा तो वे दोनों, जो पहले से ही प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। दरअसल मीरा ने समीर का पीछा नहीं किया, बल्कि सीधे अरविंद की ओर दौड़ पड़ी। अरविंद भयभीत था, बार बार पीछे हट रहा था और सुदेश और चंद्रा के साथ मिलकर फिर से संगठित हो रहा था।
तीनों ने मिलकर एक रक्षात्मक त्रिकोण बनाया, लेकिन फिर भी गोपाल और उसके 3 साथियों द्वारा बुरी तरह पराजित हो रहे थे और किसी भी क्षण पतन के कगार पर थे। इस क्षण समीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब अभी भी वहां खड़े होकर मूर्खतापूर्वक क्या देख रहे हो? उठो, तुम सब उठो, उन चारों को बाहर निकालो। हालांकि समीर प्रभारी था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अधिक नहीं थी और आसपास के मार्शल आर्टिस्ट हिचकिचा रहे थे। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। तुम मूर्खों, ये चारों ओवरलॉर्ड का रास्ता रोक रहे हैं। इन्हें मरना होगा। मैं आज ही तुम सबकी हरकतों की रिपोर्ट ओवरलॉर्ड को दूंगा। अगर किसी ने भी मेहनत करने की हिम्मत नहीं की तो उसका काम तमाम। अखिलेश का नाम सुनते ही कुछ मार्शल आर्टिस्टों ने धीरे धीरे अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया था, क्योंकि उनके दिल वास्तव में गोपाल के पक्ष की ओर झुके हुए थे। तुम लोग क्या सोच रहे हो? अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो हमारे चारों देवता छत्ते को छोड़ देंगे और तारा क्रिस्टल के लिए कोई भी तुमसे मुकाबला नहीं करेगा, भले ही तुम अधिपति की प्रशंसा न पा सको। क्या यह शर्त काफी नहीं है? सुदेश ने भी चिंता से चिल्लाते हुए कहा, अगर वे और देर तक लड़ते रहे तो वे टिक नहीं पाएंगे। फिर समीर ने पीछे से कहा, अगर हम आज ही उन्हें हरा देते हैं तो मधुमक्खी का छत्ता तुम्हारे तारा क्रिस्टल नहीं निकाल पाएगा और तुम्हें चारों देवताओं से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। जल्दी करो और कार्रवाई करो। इन शर्तों को सुनकर कुछ अधिक लालची मार्शल आर्टिस्ट अंततः खुद को रोक नहीं पाए। अब न तो तारा क्रिस्टल जमा करने की जरूरत थी, नहीं 4 देवताओं से निपटना था, और शायद सौभाग्य से वे आकाश गुंबद में भी प्रवेश कर सके। ऐसी अनेक परिस्थितियां कुछ लालची मार्शल आर्टिस्टों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए कुछ लोग लड़ाई में शामिल हो गए। लोग ऐसे ही होते हैं, जब तक कोई पहल नहीं करता सब कुछ मुश्किल लगता है। चूंकि कोई पहले ही पहल कर चुका है, अगर आप कुछ नहीं करते तो भविष्य में ओवरलॉर्ड आपको कैसे देखेगा? शायद आपको अच्छा बर्ताव नहीं मिलेगा। खैर, चूंकि सभी एक साथ हमला कर रहे थे और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उनके मन में अपराध बोध उतना भारी नहीं था। किसी के नेतृत्व करने पर जो लोग अभी भी देख रहे थे, वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। इस आंदोलन के साथ लगभग आधे लोग आगे बढ़ गए और बाकी लोग भी हथियार लिए हुए देख रहे थे। इसलिए नहीं कि वे हिल नहीं रहे थे, बल्कि इसलिए कि अंदर घुसने के लिए और जगह नहीं बची थी। हालात तुरंत पलट गए और गोपाल और अन्य लोग तुरंत नुकसान में आ गए। ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं चल सकता, हमें पीछे हटना होगा। चेतन ने सबसे पहले अपना लंबा भाला लहराया और रास्ता बनाया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। तलवारों और हथियारों की झड़पों के बीच लगभग सभी घायल हो गए। उनमें से कई लोगों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अंततः इन लोगों ने उन्हें घेर लिया। हाँ, पासा पलट गया। अभी तक तो तुम सब बड़े बड़े अकड़ू लग रहे थे, है ना? अब तुम लोग दिखावा क्यों नहीं कर सकते? अब और कहाँ भागोगे? सुदेश भीड़ से बाहर निकला और घमंडी सा लग रहा था। मीरा ने उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बेशर्म बदमाश हो। मेरा भाई लक्ष्य जब वापस आएगा तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लक्ष्य? हाँ, मुझे डर है कि वो किसी विकृत कीड़े का मल बन चुका है या किसी चूहे के बिल में छिपकर कायरों की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर आप उसे 10 गुना हिम्मत भी दे दें तो भी वो वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सही, उसकी प्रेमिका को कोई और छीन ले गया और इस आदमी ने तो पादने की भी हिम्मत नहीं की। वो तो चुपके से अकेले ही भाग गया। मैंने ऐसा निकम्मा इंसान कभी नहीं देखा। तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुम जिद्दी मूर्ख अब भी उस निकम्मे की उम्मीद लगाए बैठे हो। अपना समय बर्बाद करने के बजाय दादाजी से दया की भी क्यों नहीं मांग लेते? मीरा, भले ही तुम जिद्दी और अविवेकी हो, अगर तुम दादाजी के बिस्तर को गर्म करोगी तो दादाजी तुम्हें अपने घर में रख सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या मैं काफी उदार हूं? हाँ हाँ हाँ, आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट खिलखिलाकर हंस पड़े।
चूंकि वे पहले ही लड़ना शुरू कर चुके थे और अपना असली रूप दिखा चुके थे, इसलिए अब वे सब एक ही नाव में थे और उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। गोपाल और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में निराशा थी। शायद ये उनका आखिरी प्रयास था। जैसे ही गोपाल और अन्य लोग एक हताश लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, एक को मारकर उसे सार्थक बनाने के लिए, अचानक पीछे से एक आवाज आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति के कुछ महीनों बाद ही इतने सारे मसखरे प्रकट हो गए? ऐसा लगता है कि इस मधुमक्खी के छत्ते के मुरझाए हुए आकाश को वास्तव में रंग बदलने की जरूरत है। सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया और उन्हें लक्ष्य दिखाई दिया, जिसके हाथ में लंबा भाला था, आंखें सुनहरे तारों जैसी थी और एक मायावी आकृति प्रवेश द्वार की छाया में विकृत प्रकाश से बाहर निकल रही थी। प्रकाश और छाया में वो बिल्कुल अवास्तविक लग रहा था। भाई लक्ष्य, मीरा ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, मानो कोई पीड़ित बच्चा अपने माता पिता को देखकर भावुक हो जाता है। बॉस लक्ष्य, आप तो मेरे आदर्श हैं। गोपाल और अन्य लोग भी खुशी से चिल्ला उठे। उनकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। 3 महीने, पूरे 3 महीने बीत चुके थे जब उन्होंने आखिरी बार लक्ष्य को देखा था। उन्हें थोड़ी निराशा भी महसूस हुई थी। वे सोच रहे थे कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य सबसे नाजुक समय पर वापस लौटेगा। हालांकि यहां अनगिनत दुश्मन थे, लेकिन लक्ष्य को देखकर उन्हें एक अवर्णनीय राहत मिली। जब तक वो वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ये विचार तर्कहीन था, लेकिन लक्ष्य ने उन्हें इसी भरोसे की भावना प्रदान की। लक्ष्य को प्रकट होते देख हुआ सुदेश और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। चिंता मत करो सब लोग, लक्ष्य तो बस एक ही व्यक्ति है। वैसे भी उसे पहले नेहा ने हराया था। भले ही उसने कुछ प्रगति की हो, लेकिन एक अकेला आदमी, चाहे वो लोहे का ही क्यों न हो, कितने कील ठोक सकता है। समीर ने भी बगल से चिल्लाकर कहा, सब लोग तैयार हो जाओ। तुमने अपना कदम उठा लिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने लक्ष्य को नहीं मारा, तो मौका मिलते ही वो तुम्हें मार डालेगा। तुम सब मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए दयाभाव जैसी कोई बात मत रखो। उस बकवास को कूड़ेदान में फेंक दो। ये कहना ही पड़ेगा कि समीर की उकसाहट काफी कारगर रही। हालांकि इन मार्शल आर्टिस्टों ने तुरंत हमला करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वे धीरे धीरे करीब आते गए। लक्ष्य पेड़ों की धुंधली छायाओं से होते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को प्रकट करता गया। उसने उन मार्शल आर्टिस्टों और सुदेश के समूह को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने उन 4 साथियों की ओर देखा जो भीड़ के पीछे एक कोने में फंस गए थे। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, चेतन, किंगशा, मीरा, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं उस दौरान एक जगह फंस गया था और आज ही बचकर निकल पाया। मैं तुरंत वापस भागा, लेकिन फिर भी आप लोग घायल हो गए। ये मेरी गलती है। मैं एक नाकाबिल कप्तान रहा हूं। नहीं भाई लक्ष्य, ऐसा मत कहो। मुझे लगता है कि तुम सबसे काबिल और सबसे अच्छे हो। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर वापस आओगे और इन बुरे लोगों को सबक सिखाओगे। मीरा बोलते बोलते सिसक उठी और रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया। गोपाल ने लक्ष्य की ओर देखा। मेरे आदर्श, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप फंस गए थे, तो वो जगह वाकई असाधारण रही होगी। आपकी कुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप बाल बाल बच निकले। कोई और होता तो शायद वहीं मर जाता। चूंकि आप हमें बचाने आए थे, इसलिए मैं आपको जीवन भर अपना आदर्श मानूंगा। चेतन ने अपने कंधे से खून पोंछा। मालिक लक्ष्य, मैं, चेतन, ने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं। एक बार जब हम तारा फल के पेड़ से निकल जाएं, चाहे हवा चले या बारिश, बस एक शब्द कह दीजिए, मालिक लक्ष्य। मैं, चेतन,
कभी संकोच नहीं करूंगी। चाहे तलवारों का पहाड़ हो या आग का सागर, हम मिलकर उससे पार निकलेंगे। राजा शाह ने गहरी सांस ली। बॉस, अतीत में हमारे बीच कुछ अनबन हुई थी और दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में आने का मेरा मूल उद्देश्य तो आपको मारना ही था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है, मैं पहले मूर्ख था। एक मार्शल आर्टिस्ट में मार्शल आर्टिस्ट वाली ईमानदारी होनी चाहिए, न कि किसी और का कुत्ता। बॉस लक्ष्य, मैं आपके कार्यों की प्रशंसा करता हूं। जब हम आइस सिटी लौटेंगे, अगर नितिन ठाकुर आपसे निपटना चाहेगा तो मैं, राजा शाह, आपके साथ लड़ूंगा। उस बकवास युद्ध देवता का सत्यानाश हो। मैं उसकी सेवा करना बंद कर रहा हूं। लक्ष्य ने अपने साथियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है वो जरूर सच होगा। हमारे पास अभी साथ बिताने के लिए बहुत समय है। इस बिंदु पर सुदेश का सब्र टूट गया। मैं कहती हूं, तुम निकम्मे लोगों, क्या तुम्हारी ये लंबी चौड़ी बकवास खत्म हो गई? क्या ये मौत से पहले आखिरी विदाई है? अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पुनर्मिलन के लिए एक और मिनट काफी है? चंद्रा ने और भी व्यंग्य करते हुए कहा, बिल्कुल हास्यास्पद। इन लोगों में भविष्य की कल्पना करने की हिम्मत है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है? शायद तुम्हें यह कहना चाहिए, मरने के बाद फिर मिलेंगे। लक्ष्य ने गोपाल और बाकी लोगों से कहा, तुम लोग अपनी रक्षा करो, वहीं रहो और हिलना मत। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। सामने खड़े इन लोगों का मैं अकेले ही सामना कर लूंगा। गोपाल और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। हालांकि उनमें अभी भी कुछ युद्ध शक्ति बची थी, लेकिन लक्ष्य कप्तान था और उसका कहा कानून था। इसके अलावा वे उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। सबसे बुरी स्थिति में अगर लक्ष्य उन्हें रोक नहीं पाता तो वे सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे और उसके साथ जिएंगे या मरेंगे। लक्ष्य को अकेले ही लगभग 100 मार्शल आर्टिस्टों का सामना करते देख समीर ने उसे गौर से देखा। बच्चे, 3 महीने से तुम खेल से दूर रहे हो, फिर भी तुम्हारी क्षमता में जरा भी सुधार नहीं हुआ। तुम अभी भी शुरुआती स्तर पर हो। इस स्तर के कौशल के साथ तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें सच में मृत्यु शब्द का अर्थ नहीं पता, है ना? चलो, अपनी सीमा तय करो, फिर हम भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे। लक्ष्य के भीतर एक काला तारा था, जो उसके दांतियान को अन्य सभी मार्शल आर्टिस्टों से अलग बनाता था। हालांकि उसने अपनी मूल ऊर्जा को 9 गुना से अधिक संपीड़ित कर लिया था, फिर भी किसी को इसका जरा सा भी संकेत नहीं मिला। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वही है जो पहली बार हाइव में आया था। लक्ष्य मुस्कुराया, ठीक है, तो चलो एक रेखा खींचते हैं और खेलते हैं। बोलने के बाद लक्ष्य ने बस अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और कॉलर सीधा किया। फिर उसने अपना चमकीला चांदी का भाला उठाया और उसे हल्के से हिलाया। सुनहरे मुर्गे की तरह सिर हिलाते हुए भाले के आकार के फूलों की एक श्रृंखला बारिश की तरह बरस उठी। स्नैप! लक्ष्य ने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर एक क्षैतिज रेखा खींची। लक्ष्य ने फिर ऊपर देखा। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैंने लक्ष्य रेखा खींच दी है। आज जो भी इस रेखा को पार करने की हिम्मत करेगा, उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। उसने अचानक अपना लंबा भाला उठाया, जिसकी नुकीली धार मार्शल आर्टिस्टों के समूह की ओर सीधी थी। लक्ष्य ने वसंत ऋतु की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? ये दहाड़ इतनी जोरदार थी कि मार्शल आर्टिस्ट भी चौंक गए। आखिरकार लक्ष्य एक प्रमुख व्यक्ति था जिसने नेहा को भी घायल कर दिया था। कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ को पीछे हटते देख समीर गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? वो अभी संपीड़न के पहले चरण में ही है। भले ही तुम अकेले उसका मुकाबला न कर सको, लेकिन लगातार लड़ाई या सामूहिक हमले से उसे थका कर मार सकते हो। उसने सच में एक सीमा खींचने की हिम्मत की है। जो भी पहले आगे आएगा, मैं उसकी सूचना अधिपति को दूंगा
और उसे स्वर्ग में ले आऊंगा। भारी इनाम के लालच में निश्चित रूप से कुछ बहादुर लोग सामने आएंगे। समीर की बातें सुनकर आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति आगे आया जिसे मौत का डर नहीं था। ट्रिपल कंप्रेशन तकनीक से लैस एक मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले बाहर कूदा। लक्ष्य, आज का दिन अतीत जैसा नहीं है, यही रहो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने हवा और बादलों को हिला दिया और काफी गति से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। लक्ष्य ने देखा कि वो वास्तव में इस व्यक्ति को पहचानता है। ये पश्चिम समूह 3 का कप्तान सिद्धार्थ था। वाह, एक परिचित, अच्छा संयोग। जैसे ही कैप्टन सिद्धार्थ क्षैतिज रेखा तक पहुंचने वाले थे, लक्ष्य ने बिजली की तरह प्रहार किया। चमकीला चांदी का भाला किसी विषैले सांप की जीभ की तरह था, जो पलक झपकते ही आगे बढ़ता और पीछे हट जाता था। फुफ! कैप्टन सिद्धार्थ की भौं पर एक लाल धब्बा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे बढ़ता और फैलता गया। अंततः उनकी भौंहों के बीच से खून बहने लगा। उनकी आंखें बेजान हो गई और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हे भगवान! ये बच्चा तो बहुत ही निर्दयी है। वो हद से ज्यादा घमंडी है। मुझे इस अपशगुन पर विश्वास नहीं है। भाइयों, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चलो साथ मिलकर चलते हैं और लक्ष्य के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कई उत्साही मार्शल आर्टिस्टों से प्रेरित होकर मार्शल आर्टिस्टों की अग्रिम पंक्ति तेजी से आगे बढ़ी। इस क्षण सभी ने अपने सारे दांव पेच आजमा लिए, अपने छिपे हुए तुरुप के पत्ते निकाल लिए। तलवारों की रोशनी ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और तलवारों की परछाइयां उड़ने लगी। बीच बीच में उड़ने वाले शटल, उड़ने वाले खंजर और अन्य मानसिक शक्तियां भी दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने तो दूर से लंबे समय से अप्रयुक्त बंदूकें भी निकाल ली और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। चारों ओर से अनगिनत हमले हुए। युद्ध के देवता को भी ऐसे तीखे खतरे से अस्थायी रूप से बचना पड़ता। गोपाल और बाकी लोग घबराकर देख रहे थे, सोच रहे थे कि लक्ष्य को बच जाना चाहिए। अगर वो नहीं बचा तो उसकी मौत निश्चित थी। कुछ लोग तो किनारों पर भी तैनात थे। जैसे ही लक्ष्याग्नि चकमा खाता, वे तुरंत उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते। उन्हें लक्ष्याग्नि को यही रोके रखना था। लेकिन लक्ष्य ने सबकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। उसने न सिर्फ वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपना लंबा भाला हिलाया और ऐसा लगा मानो 10,000 आड़ू के फूल खिल उठे हों। भाले की छायाओं की वर्षा ने आने वाली भीड़ का सीधे सामना किया। रफ्तार, अविश्वसनीय गति। लंबी भाले की ताकत का फायदा उठाते हुए लक्ष्य के भाले की रोशनी ने सबसे पहले प्रहार किया। खून की एक बूंद दिखाई दी, फिर दूसरी, और उसके बाद खून की कई धारें सीधे आसमान में उछल पड़ी। वूश! लक्ष्य ने अपना भाला समेटा और पीछे हट गया। जमीन पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। उस कतार में 7 लोग, पूरे 7 लोग गिर गए थे। हर कोई बस संयोगवश उस कतार पर पैर रख बैठा था, लेकिन कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। हर किसी के माथे से खून की धारा बह रही थी। एक भी जीवित नहीं बचा। हमले के बाद भी पीछे खड़े मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ते रहे और आगे वालों के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को मजबूत किया और फिर से हमला किया। लक्ष्य, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। साथ चलो। अगर हम साथ चले तो उसका खेल खत्म। लक्ष्य ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपने लंबे भाले से फिर से प्रहार किया। भाले की तेज रोशनी की बौछार के बाद 7 और शव जमीन पर गिर पड़े, बिल्कुल पहले की तरह। वे रेखा पर कदम रखते ही मर गए, जबकि जो लोग रेखा पर नहीं उतरे वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। इसके अलावा लक्ष्य पूरे समय एक हाथ से भाला चला रहा था। मार्शल आर्टिस्ट को रुकते देख उसने अपना हाथ झटका दिया और कई चीजें जमीन पर बिखर गई। भविष्य में इन चीजों को बाहर निकालने की जहमत मत उठाना। ये तो खुजली मिटाने के भी लायक नहीं है। जमीन पर उड़ते हुए शटल, उड़ती हुई सुइयां,
उड़ते हुए खंजर और 100 से अधिक सोने की गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। ये सभी उसी क्षण लक्ष्य पर दागे गए थे और उसने एक भी चूके बिना उन सभी को पकड़ लिया था। एक हाथ में भाला लेकर लोगों को मारना और दूसरे हाथ से गोलियों और उड़ते हुए खंजरों को रोकना, क्या कोई इंसान ऐसा कर भी सकता है? अरे वाह, ये तो भूत है। पीछे हटो, मैं जा रहा हूं। यहां जीतने का कोई तरीका नहीं है। पीछे खड़े लोग, मुझे धक्का देना बंद करो। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। ये मार्शल आर्टिस्ट भयभीत हो गए और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगे। ये देखकर समीर घबरा गया। पीछे मत हटो, अभी अलग अलग दिशाओं से हमला करो। कुछ लोग लक्ष्य पर हमला करें, बाकी गोपाल के समूह पर। लक्ष्य को दोनों तरफ से बचाव करने में असमर्थ बना दो। एक बार उसका ध्यान भटक जाए तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। पीछे खड़े कुछ मार्शल आर्टिस्ट स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। समीर की बातें सुनकर उन्हें लगा कि ये बात सही है। लक्ष्य इस समय भीड़ से घिरा हुआ था और गोपाल का समूह पूरी तरह से हार चुका था। वे आसानी से शिकार बन सकते थे। इसके तुरंत बाद पीछे से कई मार्शल आर्टिस्ट गोपाल और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। गोपाल और बाकी लोगों ने तुरंत प्रतिरोध करने के लिए अपने हथियार उठा लिए और दृढ़ धीरज कर लिया कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना भी लक्ष्य को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उसी क्षण गोपाल और अन्य लोगों के सामने अचानक एक आकृति भूत की तरह प्रकट हुई। भाले की रोशनी की एक और चमक हुई और साथ और शव जमीन पर गिर पड़े। लक्ष्य ने मार्शल आर्टिस्टों के समूह की ओर देखा, जो वहां अचंभित खड़े थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो भीड़ के ऊपर से उड़कर यहां कैसे आ गया। उसने धीरे से जमीन पर एक और रेखा खींची। देखो, मैंने एक और रेखा खींच दी है। जो भी इस रेखा को पार करेगा उसे बेरमी से मार डाला जाएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो यहां कैसे आ गया? क्या वहां के लोग बेवकूफ हैं? टारगेटल को खुला रास्ता किसने दिया? हमने हार नहीं मानी, वो खुद ही रास्ता बनाकर निकल आया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? तुम्हारी उस घनी भीड़ में जब तक तुम हटोगे नहीं, वो कैसे अंदर आ सकता है? ये सभी मार्शल आर्टिस्ट थोड़े अचंभित थे। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि टारगेटल के पास साइकोकाइनेटिक टेलीपोर्टेशन की चमत्कारी क्षमता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन जमीन पर पड़े 20 से अधिक शवों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया, लक्ष्य का विरोध न करना ही बेहतर था, अन्यथा उनकी बहुत ही भयावह मौत होगी। आकाश के चारों देवता कहाँ हैं? तुमने हमें आक्रमण करने के लिए उकसाया था, अब पीछे क्यों हट रहे हो? उठो यहां। मार्शल आर्टिस्टों की भीड़ ने जानबूझकर एक तरफ हटकर सुदेश के समूह को लक्ष्य की नजरों के सामने ला दिया। उन तीनों ने, साथ ही समीर ने भी, एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। सबसे पहले समीर ने अपनी जगह बदली। समीर हमेशा से हाइव की तरफ रहा था। पहले वो विक्रम का अनुयायी था और विक्रम की मृत्यु के बाद वो सत्ता में आसीन हुआ। उसे फिरमेंट के प्रति कोई सच्ची वफादारी नहीं थी और अब वो पीछे हटने के लिए तैयार था। सज्जनों, आपके 4 दिव्य देवताओं में से एक लापता है। अगर युवती नेहा यहां होती तो मुझे यकीन है कि लक्ष्य इतना उग्र होने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपके लिए युवती नेहा को ढूंढने जाता हूं। इतना कहते ही समीर तुरंत मुड़ा और छत्ते की ओर दौड़ पड़ा। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। लक्ष्य की आकृति प्रकट हुई। लंबा भाला जमीन पर लहराया। धातु ऊर्जा की एक लकीर उसके द्वारा खींची गई पहली रेखा से दूसरी रेखा तक गई और दोनों रेखाओं को एक विशाल अर्धवृत्त में जोड़ दिया। जो भी सीमा पार करेगा उसकी मौत हो जाएगी, लक्ष्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब समीर अपनी गति को रोक नहीं पा रहा था। उसका एक पैर रेखा के ठीक ऊपर लटका हुआ था। भयभीत होकर उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं माना। वो सीधे रेखा की ओर गिर पड़ा। छी! सोने की एक चमक दिखी
और समीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, फिर कभी नहीं उठा। खून रिसने लगा। जैसे ही लक्ष्य ने समीर को मारा, दूसरी तरफ मौजूद अरविंद अचानक हरकत में आया और अर्धवृत्त में मौजूद खाली जगह से तेजी से निकल गया। वो असाधारण गति के साथ पैदा हुआ था और उसने गति प्रकार के विशेष तारा क्रिस्टल का सेवन कर लिया था। उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था। एक बार जब वो छत्ते के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया तो उसे विश्वास था कि लक्ष्य अपने इन साथियों और कई मार्शल आर्टिस्टों को उसका पीछा करने के लिए नहीं छोड़ेगा। जब तक वो आकाश में वापस नहीं लौटता, अधीपति लक्ष्य से निपट लेगा। लोगों ने केवल प्रकाश की एक लकीर देखी और हवा का एक झोंका महसूस किया। अरविंद गायब हो गया। वो तेजी से गायब हो गया और उतनी ही तेजी से फिर से प्रकट हो गया। उसका शरीर मानो किसी दीवार से टकराकर वापस उछल गया हो। आगे बढ़ते हुए लक्ष्य फिर से प्रकट हुआ। उसके चारों ओर एक सुनहरी ढाल चमक रही थी। अरविंद उस ढाल से टकराकर वापस उछल गया था। जब वो संतुलन खो बैठा, तभी लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया। एक सुनहरी किरण निकली और जमीन पर गिरने से पहले ही उसके माथे को भेद गई। उफ डॉट! अरविंद की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। जब तक वो जमीन पर उतरा, तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। लक्ष्य ने अपना चमकीला चांदी का भाला फिर उठाया और जमीन पर एक और अर्धवृत्त बनाया। ये रेखा वज्रकुंड है। यदि तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अनुमति लेनी होगी। जैसे ही उसने अपना काम समाप्त किया, मार्शल आर्टिस्ट ने महसूस किया कि लक्ष्य द्वारा खींचे गए चार चाप अब एक विशाल घेरे में जुड़ गए थे, जो अंदर मौजूद सभी लोगों को घेरे हुए था। आह! बड़े भाई लक्ष्य कमाल के हैं, मीरा ने उत्साह से चीखते हुए कहा। गोपाल और बाकी लोग अचंभित रह गए। लक्ष्य ने इतनी फुर्तीली चाल कैसे सीख ली? चाल इतनी शक्तिशाली थी कि वह जहां चाहे जा सकता था। सुदेश का समूह हक्का बक्का रह गया। लक्ष्य आखिर क्या योजना बना रहा था? उस स्थान पर एक वृत्त खींचकर शेष बचे लगभग 100 लोगों को उसके अंदर फंसा ले। शुरू में सुदेश और चंद्रा निराश थे। अगर अरविंद भी नहीं बच पाया तो उन दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अचानक उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। लक्ष्य ने अपने अहंकार के कारण पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। शायद वे इसका फायदा उठा सकते थे। चंद्रा ने सबसे पहले कहा, भाइयों, संकोच करना बंद करो। लक्ष्य हम सबको खत्म करना चाहता है। उसके तरीके अचूक हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत व्यर्थ जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो अकेला है। अगर हम हर तरफ से उस पर हमला करें तो देखते हैं कि वो कितनों को रोक पाता है। हम में से ज्यादातर लोग फिर भी जिंदा बच निकलेंगे। एक बार बाहर निकल जाने के बाद पिरामिड में फिर से इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं स्वर्ग की ओर, एक बेहतर जीवन के लिए। इस छत्ते को छोड़ दो, लक्ष्य को अकेले खेलने दो। सुदेश और चंद्रा के आग्रह पर कई मार्शल आर्टिस्ट सक्रिय हो गए। हालांकि अधिकांश लोग वही डटे रहे। जमीन पर पड़े 20 से अधिक शव उन्हें लगातार उस रास्ते के खतरे की याद दिला रहे थे और कई लोगों को सुदेश के साथियों पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि लक्ष्य वास्तव में सभी का नरसंहार नहीं करेगा। 15 या 16 लोग एक साथ बाहर निकल आए। कोई भी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि 3 अन्य दिशाओं में फूट पड़े। तभी लोगों को लक्ष्य के टेलीपोर्टेशन के आतंक का सही अर्थ समझ में आया। 1 सेकंड के भीतर ही उन्होंने बाई और लक्ष्य को प्रकट होते देखा। भाला तेजी से चला और 3 आदमी गिर पड़े। बाई ओर की आकृति के पूरी तरह गायब होने से पहले ही वो दाई ओर फिर से प्रकट हो गया। उसके भाले में 2 धारदार ब्लेड फंसे हुए थे। एक हथेली खुली, एक सुनहरी किरण फूट पड़ी और 4 आदमी चीखते हुए खून के तालाब में गिर पड़े। अगले ही पल वह उनके पीछे था। उसका लंबा भाला 3 शरीरों को भेद रहा था। उसने रेखा पार करने के लिए दौड़ते हुए एक आदमी पर एक नजर डाली, बस एक नजर, और वो आदमी धड़ाम से गिर पड़ा, आंखें खाली,
ध्यान भटका हुआ, मानो लक्ष्य की नजर ने उसकी नेत्र नसें काट दी हों। फिर वो बाई ओर वापस आ गया। एक ही वार में उसने उन दो लोगों को ढेर कर दिया जिन्होंने अफरातफरी में भागने की कोशिश की थी। हर चकाचौंध भरी निगाह के सामने लक्ष्य कभी बाई ओर, कभी दाई ओर, कभी पीछे, अलग अलग मुद्राओं और चालों में झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक के बाद एक भागने की कोशिश करने वाले खून में लथपथ होकर गिर पड़े। कोई भी दोबारा नहीं उठा। हर लाश ठीक उसी रेखा पर पड़ी थी जो उसने खींची थी। जब लक्ष्य अपना नरसंहार कर रहा था, तभी एक आदमी उस जगह की ओर भागा जहां लक्ष्य पहले खड़ा था। क्योंकि लक्ष्य वहां था, इसलिए किसी ने भी वहां भागने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए वो जगह सबसे सुरक्षित लग रही थी। वो व्यक्ति चंद्रा था। काले रंग के कपड़े पहने चंद्रा जंगल की ओर लौटते हुए रात के पक्षी की तरह तेजी से आगे बढ़े। वे पहले ही रेखा से 3 मीटर आगे निकल चुके थे। उनका दिल आशा से उछल रहा था। चूंकि लक्ष्य ने सीमा रेखा खींच दी थी और उसने बिना छुए ही उसे पार कर लिया था, तो निश्चित रूप से लक्ष्य अपने वचन से मुकर कर उसे नहीं मारेगा। अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने भी इसे देखा और चंद्रा के भाग्य का इंतजार किया। अगर वो बच निकला तो वे भी उसका पीछा करेंगे। सामने की ओर लक्ष्य ने हवा में तैर रही चंद्रा की ओर हाथ उठाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रही हो? सभी ने असंभव को देखा। चंद्रा छलांग लगाते हुए बीच में ही जम गया और पीछे की ओर उड़ गया। जब वो रेखा तक पहुंचा तो पत्थर की तरह नीचे गिर गया। उसके पैर जमीन पर पड़े। अचंभित चंद्रा को लगा कि वो बच निकला है। वो जोर से हंसा। लक्ष्य, मैं बच निकला। तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। मैंने रेखा को छुआ तक नहीं। पहाड़ हरे भरे रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी, फिर मिलेंगे। पफ। लक्ष्य पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। लंबा भाला उसके दिल को चीरते हुए आर पार हो गया था। बेवकूफ, अपने पैरों की तरफ देखो। चंद्रा ने नीचे देखा। उसके दोनों तलवे ठीक रेखा पर टिके हुए थे। अंधेरा उसे निगल गया। उसका आखिरी विचार, मैं साफ तौर पर कूद कर आगे निकल गया था। मैं कब वापस आया? चंद्रा के पतन के साथ ही संक्षिप्त प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। 20 और शव जमीन पर गिर पड़े। 100 से अधिक मूल मार्शल आर्टिस्टों में से केवल 80 ही बचे थे, यानी 1/3 की मौत हो चुकी थी। लक्ष्य को प्रकट होते और गायब होते हुए, हर भगोड़े को मार गिराते हुए देखकर बचे हुए लोगों के मन में एक अजीब सा विचार आ गया। वे घेराबंदी में थे। उनमें से 100 से अधिक लोगों को घेर लिया गया था, एक व्यक्ति द्वारा। यह सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन यही सच था। एक आदमी ने एक घेरा बनाया, उसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों को बंद कर दिया और जो भी बाहर निकला उसे मार डाला। अगर कोई एक साथ भाग ही नहीं सकता था, तो इसे घेराबंदी के अलावा और क्या कहा जा सकता था? लक्ष्य हाथ में चमकीला चांदी का भाला लिए घेरे के बाहर धीरे धीरे टहल रहा था। बहुत बेहतर। लगता है तुम्हें आखिरकार मेरा नियम समझ आ गया। सीमा रेखा पर कदम रखो, मर जाओ। आखिर इतनी खून खराबाही तुम्हें सच्चाई क्यों सिखाता है? सुदेश हकलाते हुए बोला। लक्ष्य, लक्ष्य, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हम सबको मार डालोगे? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आज्ञा मानो और तुम जीवित रहोगे। सभी मार्शल आर्टिस्ट ने राहत की सांस ली। आज्ञा मानो और जियो। ठीक है, वे आज्ञा मानेंगे। लक्ष्य ने भाला उठाया और उसे सुदेश की ओर तान दिया। लेकिन तुम इसमें शामिल नहीं हो। उस एक इशारे से सुदेश लगभग डर के मारे कांप उठा। वो एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन लक्ष्य जैसे विलक्षण प्रतिभा के सामने वो कुछ भी नहीं था। मृत्यु के सामने वो किसी आम आदमी से कम बहादुर नहीं था। उसी क्षण तापमान में अचानक गिरावट आई। बर्फ के कई टुकड़े हवा को चीरते हुए सीधे लक्ष्य की ओर बढ़े। नेहा आ चुका था। टारगेट ने बस अपना हाथ उठाया। 9 गुना संकुचित कोर एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर
बर्फ के हर ब्लेड को उसकी हथेली में खींच लाई। ठंडी छोटी छुरिया। नेहा, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। उसने अपनी मुट्ठी भींची। तेज बिजली की धारा ने छुरियों को जकड़ लिया, उन्हें बर्फीले पानी में पिघला दिया, जो उसकी त्वचा में समा गया। अपनी तलवारों को पिघलते हुए देखकर नेहा को पता चल गया कि उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है। उसने नीचे की ओर देखा। उसके अपने पैर रस्सी पर टिके हुए थे। लक्ष्य, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे मार डालो, उसने निगाहें उठाते हुए कहा। जाओ, आकाश के अधिपति को बता देना कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा। लक्ष्य की आंखों में गहरे सुनहरे रंग की रोशनी चमक उठी। सुदेश ने बीच में कहा, उसने भी हद पार कर दी और तुम पर हमला किया। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो शायद मैं। छी! एक सुनहरी किरण सुदेश के माथे को भेदते हुए गुजरी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, उसने लक्ष्य का बिल्कुल अतार्किक जवाब सुना, क्योंकि मेरा मन करता है। सुदेश को गिरते देख नेहा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं चला जाता हूं। लेकिन लक्ष्य, तुमने मेरे 3 साथियों को मार डाला। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मेरे और तियानकियों के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। नेहा, तुमने पिछली बार मेरे जाने से पहले उन छोटे मोटे लोगों को भगाने में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मेरे मन बदलने का इंतजार मत करना। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लक्ष्य की आंखों में गहरा सुनहरा प्रकाश और भी तेज हो गया। नेहा को सिरदर्द की लहरें महसूस हुई। वो दर्द से चीखना चाहती थी, लेकिन दूसरों के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाई और बस दर्द सहन करती रही। 1 मिनट बाद लक्ष्य ने अपनी नजरें हटाईं और मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखा। नेहा ने और कुछ नहीं कहा और मधुमक्खी के छत्ते से निकलने के लिए मुड़ गई। इस क्षण वो आखिरकार मन की शांति के साथ जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली था और वो स्थिति को बदलने में असमर्थ थी। जिस शक्तिशाली शत्रु को अधिपति ने स्वयं उकसाया है, उससे अधिपति को स्वयं ही निपटना चाहिए। आकाश के चारों देवता शक्ति प्रदर्शन करते हुए मधुमक्खी के छत्ते पर आ पहुंचे थे, लेकिन 3 महीने बाद केवल नेहा ही वहां से चले गए। बाकी तीनों लक्ष्य के हाथों मारे गए थे। नेहा का जाना भी लक्ष्य की दया का परिणाम था। इससे अन्य मार्शल आर्टिस्टों को लक्ष्य की शक्ति का एहसास हुआ। इसके अलावा इस युद्ध के बाद पूर्वी समूह 1 और पश्चिमी समूह 3 सहित चारों देवताओं के करीबी लगभग सभी लोग इस लड़ाई में मारे गए या घायल हो गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। बचे हुए लोग मूल रूप से तटस्थ मार्शल आर्टिस्ट थे, या वे थे जो लक्ष्य के पक्ष की ओर अधिक झुकाव रखते थे। ये 70-80 लोग एक कतार में खड़े होकर घेरे में खड़े थे। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे उस जानलेवा घेरे से दूर रहे। गिरने पर भी उसे छूने से बचते रहे। गोपाल समेत चारों लोगों के सामने लक्ष्य ने पूछा, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं, अच्छे से खा रहे हैं और अच्छी नींद ले रहे हैं। ये मामूली चोटें कुछ भी नहीं हैं। बस आपकी ताकत देखकर, बॉस, मुझे लगता है कि इन दिनों मेरी कड़ी साधना पूरी तरह व्यर्थ गई है। गोपाल ने आंखें घुमाई। वो लक्ष्य की ताकत से पूरी तरह प्रभावित था। चेतन और किंगशा ने भी कहा कि वे ठीक हैं, लेकिन लक्ष्य को देखते समय उनकी आंखें हमेशा अजीब सी रहती थी, मानो वे किसी प्रागैतिहासिक राक्षस को देख रहे हों। मीरा ज्यादा सोच नहीं रही थी। उसने लक्ष्य का हाथ पकड़ा और अपना फोन निकालकर उसके साथ सेल्फी लेने की जिद करने लगी और कहा कि वो भविष्य में इसे दूसरों को दिखाएगी। मीरा ने काफी देर तक वी साइन बनाकर पोज दिए और उसे गले लगाया, जबकि वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट 70-80 लकड़ी के खंभों की तरह स्थिर खड़े रहे। गोपाल और अन्य लोगों से थोड़ी देर बात करने के बाद लक्ष्य ने अपना सिर घुमाकर शेष मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा। आप में से कई लोगों को समीर और अन्य लोगों ने उकसाया था।
मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता और मैं पुरानी बातों को भुला सकता हूं, लेकिन अब से आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। मार्शल आर्टिस्टों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। कुछ दिनों में मैं तियानकियों पर हमला करूंगा। उस समय सभी मेरे साथ आएंगे, न केवल मधुमक्खी के छत्ते के लोग, बल्कि चींटी के घोंसले के लोग भी। मैं तारा फल वृक्ष के शासक वर्ग को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूं। अब से कोई भी तारा क्रिस्टल नहीं निकालेगा जिससे मार्शल आर्टिस्टों को साधना के लिए एक शुद्ध पवित्र भूमि मिल सके। ये सुनकर मार्शल आर्टिस्टों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। तारा क्रिस्टल के निष्कर्षण से वे बहुत कष्ट झेल चुके थे। यदि निरंतर निष्कर्षण न होता तो उनमें से कई अब तक इस स्थान को छोड़ चुके होते। तियानकियों पर जवाबी हमला करने के बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक तियानकियों का पतन नहीं हो जाता, तारा फल वृक्ष के भीतर कभी शांति नहीं होगी। इसके अलावा वे संभवतः केवल अधीनस्थों से ही निपट रहे होंगे। अधिपति जैसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लक्ष्य के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। अब जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, वे इस दायरे से बाहर निकलकर अपने दम पर साधना कर सकते हैं। जो लोग सहमत नहीं हैं, वे यही रहें। लक्ष्य की बातें सुनकर भला कौन रुकना चाहेगा? वे सब जल्दी से चले गए और जाते समय युद्ध क्षेत्र को साफ करना नहीं भूले। कई मार्शल आर्टिस्टों ने भी साहस जुटाकर लक्ष्य से पूछा, बॉस लक्ष्य, हम तियानकियों पर पलटवार कब करेंगे? लगभग 10 दिनों में। अभी भी कुछ मामले निपटाने बाकी हैं। बहुत बढ़िया। अगर हम सचमुच तियानकियों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं इस बार पूरी ताकत लगाने को तैयार हूं। मैं भी। तारा फल के पेड़ पर रहते मेरा मन भर गया है। तियानकियों को उखाड़ फेंकने से कम 1 साल की राहत मिल सकती है। शायद मुझे 30 साल की उम्र से पहले अपनी ऊर्जा को 5 गुना संपीड़ित करके युद्ध देवता बनने का मौका मिल जाए। मेरा इंतजार करो, जल्द ही तुमसे शादी करने घर आ रहा है। मार्शल आर्टिस्ट बहुत खुश थे। लक्ष्य को दोबारा देखने पर वो अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। पिछली हत्याओं से उत्पन्न भय धीरे धीरे कम हो रहा था। पेड़ के खोखले तने में लौटकर लक्ष्य ने दूसरों से कहा, मैं अगले कुछ दिनों तक तारकीय क्रिस्टल को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। चींटी के घोंसले की तरफ से और तारकीय क्रिस्टल भेजने को कहो। मैं 10 दिनों के भीतर एक और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तियानकियोंग शायद ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाएगी। अब मामला गंभीर होने वाला है। चिंता मत करो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें इस दौरान मधुमक्खी के छत्ते में मौजूद सभी बेहतरीन क्रिस्टल दिलवा दूंगा। बाकी लोग भी ये बात समझ सकते हैं। आखिर तियानकियों पर हमला करना पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर करता है। चलो ऐसा ही करते हैं। ये काम खत्म होते ही मैं तारा फल के पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? लक्ष्य ने अपने साथियों से पूछा। मैं शायद कुछ और समय यही रुकूंगी। मेरी कोर एनर्जी का संपीड़न अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं बस आपके द्वारा तियानकियों को हराने का इंतजार करूंगी, हे आदर्श, ताकि मुझे अवशोषित करने के लिए एक विशेष तारा क्रिस्टल मिल सके। गोपाल मुस्कुराई। मैं भी। मैं इस बच्चे से हार नहीं सकती। मैंने सुना है कि तियानकियों में हर 10 विशेष तारा क्रिस्टल के बदले एक जुड़वा विशेष तारा क्रिस्टल प्रकट होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी ऐसा क्रिस्टल देखने का मौका मिलेगा या नहीं। चेतन ने कहा। राजाशाह हिचकिचाया। शायद मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। मेरी योग्यता सीमित है। आधा साल काफी होगा। मीरा थोड़ी दुविधा में थी। मैं भी कुछ समय और साधना करना चाहती हूं, लेकिन अगर मैं बड़े भाई लक्ष्य को नहीं देख पाऊं तो क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं। जब तुम बाहर आओगे तो बिग ब्रदर लक्ष्य तुम्हारे लिए एक स्वागत भोज का आयोजन करेगा। केवल स्वागत भोज ही काफी नहीं है, धूल साफ करने के लिए स्नान भी जरूरी है, मीरा ने कहा। लक्ष्य अचंभित रह गया। क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? ये दोनों बिल्कुल अलग है।
धूल साफ करना का मतलब है शरीर से धूल धोना। उस समय, बड़े भाई लक्ष्य, आपको मुझे खुद धोना चाहिए, ठीक है? मीरा की आंखों में शरारत की झलक थी। अरे बदमाश, बड़े भाई को चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? ये सोच छोड़ दो, तुम गंदे हो, मैं तुम्हें नहीं धोऊंगी। लक्ष्य उसकी बातों में नहीं आया। इतने सालों तक जीने के बाद अगर मीरा उसे चिढ़ा सकती थी तो उसका जीना व्यर्थ हो जाता। मैं गंदी नहीं हूं, मैं तो रोज पानी से नहाती हूं। गंदे तो वे लोग हैं, मीरा ने बहस करते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तियान कियोंग महल के मुख्य हॉल के अंदर स्थित है। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर एक लंबा लाल कालीन महल के अंत तक फैला हुआ था, जो लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए एक बड़ी सुनहरी कुर्सी तक जाता था। हॉल लाल लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ था, जिसकी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए थे। चारों ओर जालीदार पर्दे लटके हुए थे, जो हवा के साथ लहरा रहे थे। नेहा बड़ी कुर्सी से लगभग 10 मीटर दूर खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। उस बड़ी कुर्सी पर करीब 27 या 28 साल का एक आदमी धीरे धीरे एक गिलास रेड वाइन का आनंद ले रहा था। उन्होंने उत्कृष्ट कारीगरी वाले साधारण वस्त्र पहने हुए थे। ये पोशाकें आज भी फैशन से बाहर नहीं होंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई थी। वो बाहर से ये लाल शराब लाया था, कुल मिलाकर दर्जनों डिब्बे। खेती करते समय भी वो बढ़िया भोजन और शराब का आनंद लेना नहीं भूलता था। जब वो तारा फल के वृक्ष में प्रवेश किया तो आकाश के 4 देवताओं के अंतरिक्ष वलय लगभग उसकी निजी वस्तुओं से भरे हुए थे। ये छोटा अधिपति था अखिलेश, एक आकर्षक व्यक्तित्व और दृढ़ धीरजी, निर्मम स्वभाव का व्यक्ति। नेहा, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है? अखिलेश ने धीरे से कहा। मैं अधिपति से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो लक्ष्य वाकई बहुत शक्तिशाली है। उसने सुदेश समेत तीनों को मार डाला, और यहां तक कि उसने दावा किया कि वो जल्द ही तियानक्योंग आएगा। वो इंस्टेंट मूव वाली चीज वाकई थोड़ी परेशानी वाली है। इसी क्षण अंधेरे से एक आवाज आई। प्रभु, क्या हमें तियानकियों की ऊर्जा ढाल को सक्रिय कर देना चाहिए? इस तरह कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा, और उसका इंस्टेंट मूव भी काम नहीं करेगा। हम इसे अभी सक्रिय नहीं कर सकते। ऊर्जा ढाल को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में तारा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। अभी सबसे नाजुक समय नहीं आया है। ऐसा करना बहुत व्यर्थ होगा। अखिलेश उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ी कुर्सी से नीचे उतरा और लाल कालीन पर चहलकदमी करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अचानक पीछे मुड़ा और बोला, मीना इन दिनों कैसी है? निश्चिंत रहें स्वामी जी, सब कुछ नियंत्रण में है। संत मीना पहले जैसी ही है, लेकिन लगता है कि आजकल वो किसी मिट्टी या ऐसी ही किसी चीज से खेल रही है। आपके अधीनस्थ को इसका मतलब नहीं पता। कीचड़, उसे नजरअंदाज करो, उस पर कड़ी नजर रखो। जैसे ही तुम्हें उसके भागने की कोई भी कोशिश दिखे, उसे तुरंत रोक लो और मुझे बताओ। हाँ, परछाइयों में पहरेदार है, लेकिन संत मीना ने लंबे समय से भागने की कोई कोशिश नहीं की है। ऐसा लगता है कि उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। अगर वो सचमुच अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा। 2 साल से ज्यादा समय से मैंने उसका पूरा सम्मान किया है, फिर भी उसने कभी मेरी तरफ प्यार भरी नजर से नहीं देखा और मुझसे एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या वो लक्ष्य मुझसे सचमुच बेहतर है? अखिलेश का गुस्सा देखकर नेहा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई और उसने अपना सिर झुकाए रखा। अंधेरे में छिपे एक रक्षक ने अचानक कहा, महाराज, वास्तव में कुछ अच्छी खबर है। कौन सा शुभ समाचार है? 1 सप्ताह बाद प्रियंका का पदोन्नति समारोह है। उस समय आप उन्हें विदाई देने के लिए एक भोज का आयोजन करेंगे। कल ही संत मीना ने अपनी वरिष्ठ बहन के विदाई भोज में शामिल होने की सहमति दी है और वे आपके साथ ही मेज पर बैठेंगी। अरे, ऐसा भी कुछ होता है? अखिलेश अचानक मुड़ा और परछाइयों की ओर देखा। क्या ये सच है?
ये बिल्कुल सच है। संत मीना ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। आपको पता होना चाहिए कि उसने मेरे साथ कभी खाना नहीं खाया। जब भी वो मुझे देखती है, तुरंत चली जाती है। इस बार मेरे साथ खाना खा पाना ही उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपके अधीनस्थ का अनुमान है कि संत मीना ने भी अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। आखिरकार अधिपति जैसा व्यक्ति पुरुषों में अजगर है। उसे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम लापरवाही नहीं कर सकते। प्रियंका एक हफ्ते में आगे बढ़ रही है, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में तारा फल के पेड़ को छोड़ना होगा। उसके जाते ही मेरी और मीना की शादी तुरंत हो जाएगी। शादी की तारीख 10 दिन बाद तय है। उस समय चाहे वो माने या न माने, वो मेरे साथ कोई चाल चलने की हिम्मत न कर पाए। नेहा ने बगल से उसे याद दिलाया, महाराज, आपको अभी भी लक्ष्य से सावधान रहने की जरूरत है। मैंने सुना है कि उसने हाल ही में मधुमक्खी के छत्ते और चींटी के घोंसले के लोगों को संगठित किया है और तियानकियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, ये खबर फैला दो। 10 दिनों में मीना और मैं शादी करेंगे। ताराफल वृक्ष के सभी मार्शल आर्टिस्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। जो भी आएगा वो तियानकियों में शामिल हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को 5 तारकीय क्रिस्टल और 500 मिलियन नकद मिलेंगे। साथ ही मेरी पहचान भी सार्वजनिक कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तब भी ये मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य के प्रति एकमत रहेंगे। हाँ, हम अधिपति के आदेशों का पालन करेंगे। अखिलेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और तियानकियों से बाहर देखते हुए बोला, लक्ष्य, तुम सिकुड़ते हुए कछुए मत बन जाना, वरना आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।